गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रेस्पिरेशन। ये बीएससी पार्ट 3 का टॉपिक है। श्वसन। श्वसन एक प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडलीय ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है और CO2 को बाहर निकाला जाता है। श्वसन की क्रिया में जो ऑक्सीजन ली जाती है वो ऑक्सीजन हमारे जो भोज्य पदार्थ है उसका ऑक्सीकरण करते हैं और ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है और CO2 का निर्माण होता है। ये CO2 हमारे शरीर के लिए घातक होती है, इसलिए इसको शरीर से बाहर निकालना बहुत आवश्यक है। तो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में एक रेस्पिरेटरी ट्रैक काम आता है जिसमें कि जिसे दो भागों में बांटा जाता है, एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, एक लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है वो जो नोजल छिद्र होते हैं, नाक के जो छिद्र होते हैं वहाँ से स्टार्ट होता है, नाजल कैविटी में खुलता है। नाजल कैविटी फेरिंग्स में खुलती है। फेरिंग्स में जो मुख और जो नासा मार्ग होते हैं वो एक ही छिद्र द्वारा खुलते हैं, लेकिन यहाँ पे एक एपिग्लॉटिस नामक संरचना होती है। जैसे ही हम खाना खाते हैं तो उस समय ये श्वास की नली को बंद कर लेता है। नेक्स्ट है लैरिंग्स, और लैरिंग्स के बाद ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक आता है जिसमें कि ट्रैकिया है। ये जो ट्रैकिया होता है ये हमारी जो वृक्ष गुहा की 5वें वृक्ष कशेरुक तक आगे गति करता है और उसके बाद ये दो भागों में विभक्त हो जाता है और इनको श्वसनिका कहते हैं या प्राइमरी ब्रोंकियाई कहते हैं। ये प्राइमरी ब्रोंकियाई आगे और फर्दर डिवाइड होके द्वितीयक तृतीयक ब्रोंकियाई में या श्वसनिकाओं में विभक्त होती हैं। श्वसनी फिर श्वसनिकाओं में आगे डिवाइड होती हैं और श्वसनिकाएँ ये जैसे ये प्राइमरी सेकेंडरी इस तरह से ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा होती है इनमें, और लास्ट में ये अंत में अंतस्थ श्वसनिकाओं में खुलती हैं, जिसके की बाद ये यहाँ पर वायु कुप्पिकाएँ या कुप्पिकाएँ उपस्थित होती हैं। ये जो लंग्स हैं ये दो आवरण इसमें उपस्थित होते हैं और दो आवरणों के मध्य एक कैविटी उपस्थित होती है जिसमें कि एक द्रव भरा रहता है जो इसकी सुरक्षा करता है लंग्स की। लंग्स को या जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसको दो जोन में बांटा गया है, एक होता है कंडक्टिंग जोन और दूसरा होता है रेस्पिरेटरी जोन। जो कंडक्टिंग जोन है उसमें नोज से लेके टर्मिनल ब्रोंकियल तक शामिल है। यहाँ केवल गैसों का आदान प्रदान होता है और जो गैस होती है या जो भी वायु हमने ग्रहण की होती है उसका जो टेम्परेचर होती है बॉडी के टेम्परेचर के बराबर लाया जाता है और जो भी हानिकारक पदार्थ होते हैं बैक्टीरिया वगैरह वो वहीं पर रास्ते में रोक लिए जाते हैं। रेस्पिरेटरी जोन में रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल से लेके पल्मोनरी कैपिलरीज तक शामिल है। इस क्षेत्र में जो ऑक्सीजन और CO2 उनका आदान प्रदान किया जाता है। ये एक और इलोबरेटेड डायग्राम जिसमें कि आर्टरीज और वेन्यूल्स का जो नेटवर्क है वो एल्विलाई की चारों तरफ देख सकते हैं। ये जो ब्लू कलर की है आर्टरी, इसका मतलब है ये डीऑक्सीजनेटेड है, इसमें ऑक्सीजन की कमी है, और ये जो रेड है इसका मतलब है ये ऑक्सीजनेटेड है। तो एल्विलाई के चारों तरफ आके ये ऑक्सीजनेटेड हो जाती हैं और फिर ये आगे प्रवेश करती हैं। ये बिल्कुल एक कैपिलरी का नेटवर्क बनाती है इस एल्विलाई के चारों ओर। श्वसन के लिए आवश्यक है कि जो बाहरी वातावरण की वायु है वो शरीर के अंदर प्रवेश करे, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन जो होती है वो हमें चाहिए होती है। इसके लिए हमारे जो फेफड़ों का आयतन है उसमें परिवर्तन होना आवश्यक है। फेफड़े एक कैविटी नामक संरचना जो कि एक केज नुमा संरचना जो कि पसलियों, उरोस्थी और नीचे डायफ्राम और पीछे की ओर जो हमारी कशेरुक दंड है उसके द्वारा एक गुहा नामक संरचना, एक गुहा बन जाती है, मतलब एक केज जैसी संरचना बन जाती है। अब इस केज में इस प्रकार की क्रिया होती है जिससे कि जो फेफड़े का आकार बढ़ता व कम होता है। वो कैसे होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे क्या होता है कि सबसे पहले जब हमको इन्हेलेशन करना है, इंस्पायरेशन करना है या वायु को अंदर की तरफ ग्रहण करना है, तो उस कंडीशन में जो डायफ्राम होता है वो नीचे की तरफ मूव करता है और इसके नीचे की तरफ मूव करने से ये जो पसलियाँ होती हैं उनके बीच में मसल्स होती हैं एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल जो कि कॉन्ट्रैक्ट करती है। इनके कॉन्ट्रैक्ट होने से उरोस्थी और ये जो पसलियाँ हैं आगे की ओर व ऊपर की तरफ गति करती हैं। इसकी गति के कारण जो फेफड़े हैं उनका जो प्रेशर होता है वो उसमें
कम हो जाता है। और इस कंडीशन में बाहरी वातावरण में वायु का प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा होता है, लेकिन जो फेफड़े होते हैं उनमें प्रेशर कम होने की वजह से वायु अधिक से कम प्रेशर की तरफ गमन करती है। और इसके विपरीत जब सांस को या वायु को बाहर छोड़ा जाता है फेफड़ों से बाहर निकालने के लिए, जो डायफ्राम होता है वो अपनी पोजीशन पे आता है और पसलियाँ और उरोस्ते भी अपनी पोजीशन पे आती हैं, जिसकी वजह से जो फेफड़े होते हैं वो जो गुहा है उसका जो शेप होता है वो कम हो जाता है और फेफड़ों का वॉल्यूम होता है या उसका जो प्रेशर होता है वो अधिक होने की वजह से जो वायु होती है वो अधिक से कम की ओर प्रवेश करती है। ये एक और डायग्राम जिसमें कि क्लियर पता चल रहा है कि इंस्पायरेशन के समय जो एक्सपेंशन ऑफ रिब्स मूव स्टर्नम अपवर्ड एंड आउटवर्ड, जबकि एक्सपायरेशन के समय रिब्स एंड स्टर्नम डिप्रेस हो जाते हैं। ये इनका अमाप जो है गुहा का वो छोटा व बड़ा हो जाता है। अब जो बाहरी इंटरकॉस्टल व डायफ्राम के अनुबंध से फेफड़ों का विस्तार होता है और ये जो क्रियाएं होती है वो वायुमंडलीय दबाव की वजह से होती हैं। जब दबाव बाहर की तरफ ज़्यादा होगा तो जो वायु है वो अंदर से बाहर की तरफ जाएगी, और यदि अगर दबाव अंदर की तरफ हुआ तो मतलब वातावरणीय दबाव अधिक हुआ तो वायु बाहर से अंदर की तरफ प्रवेश करती है, तो अंतःश्वसन व निःश्वसन की क्रिया होती है। ये एक और डायग्राम जिसमें कि क्लियर दिखाई दे रहा है डायफ्राम और रिब्स सबकी पोजीशन और लंग्स की पोजीशन, जिसमें कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन प्रदर्शित हो रहा है। बाह्य श्वसन में बाहरी वातावरण और शरीर की कोशिकाओं के बीच जो ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान होता है वो एल्विलाई और केशिकाओं की एक बहुत पतली दीवारों के कारण होता है। अब जैसे ही जो वायु है वो फेफड़ों तक पहुंचती है, फेफड़ों में एल्विलाई तक पहुंचती है, एल्विलाई से ये जो केशिकाएं उसके चारों तरफ आवरण बनाए रहती हैं, उनके मध्य डिफ्यूज़न द्वारा इनका आदान प्रदान होता है। डिफ्यूज़न के द्वारा जो मेम्ब्रेन होती है एल्विलाई की और ब्लड वेसल्स की वो बहुत ही महीन होती है और आसानी से उनके द्वारा डिफ्यूज़न की क्रिया द्वारा आदान प्रदान किया जा सकता है। ये इसको मेम्ब्रेन को प्रदर्शित करता हुआ ये ब्लड कैपिलरीज हैं और ये एल्विलाई है और ये इनकी मध्य की लेयर है, जैसे कि इस चित्र में पता चला है। इसको कहते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। ये कैपिलरी की मेम्ब्रेन है और ये एंडोथीलियल सेल ऑफ कैपिलरी मेम्ब्रेन है। ये एल्विलाई की बेसमेंट मेम्ब्रेन है और ये एल्विलाई की एपिथेलियल सेल है। ये बहुत ही महीन और ऐसी फ्लेक्सिबल होती है जिसके के द्वारा आसानी से CO2 और ऑक्सीजन गमन कर सकते हैं या डिफ्यूज़न आराम से हो जाता है। आंशिक दबाव गैसों के मिश्रण के भीतर एक विशेष गैस द्वारा स्वतंत्र रूप से डाला गया व्यक्तिगत दबाव आंशिक दबाव कहलाता है। हम जिस हवा में सांस लेते हैं वह गैसों का मिश्रण है, मुख्य रूप से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन द्वारा उत्पन्न कुल दबाव का वह हिस्सा ऑक्सीजन का आंशिक दबाव है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दबाव है। अब जैसे कि जो हमारा वातावरणीय वायुमंडलीय दबाव है वो 760 है mm मरकरी है और हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की प्रतिशत 21% है, तो जो आंशिक दबाव हुआ वो 0.21% हुआ इसके ऊपर जो है पूरा टोटल वायुमंडलीय दबाव के ऊपर, या 160 mm मरकरी हुआ। यहाँ अब जो शरीर के विभिन्न हिस्सों में ऑक्सीजन की और CO2 की मात्रा या उनकी जो कंसंट्रेशन है वो बहुत वेरी करती हैं और उनके द्वारा एक पार्शली प्रेशर बनाया जाता है। जैसे कि जो एल्विलाई है यहाँ पर बाहरी वातावरण से वायुमंडल से जो ऑक्सीजन प्रवेश करती है जिसकी वजह से उनका जो पार्शली प्रेशर है वो 100 mm मरकरी हुआ, जबकि उसमें CO2 की जो मात्रा होती है वो कम होती है, इसलिए उसका जो प्रेशर है वो 40 mm मरकरी हुआ। जबकि जो केशिकाएं होती हैं जो कि पूरे शरीर से घूम कर आती हैं डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें कि उसमें ब्लड होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में उपस्थित होता है और जो ऑक्सीजन होती है वो कम होती है। 40 mm मिलीमीटर मरकरी होती है, जबकि CO2 45 mm Hg होता है या मरकरी होता है। ये
एक एल्वुलाई है जिसमें कि जो ऑक्सीजन है उसका प्रेशर 100 बता रखा है और CO2 का 40, जबकि यहाँ से जो डीऑक्सीडेटेड ब्लड आ रहा है उसमें ऑक्सीजन 40 है और CO2 45 है। ये शरीर के विभिन्न हिस्सों में पार्शली प्रेशर को डिनोट कर रहे हैं, जैसे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एल्वुलाई में प्रवेश कर रहा है उसका जो प्रेशर है, पार्शली प्रेशर वो 45 है और ऑक्सीजन का 40 है। जब ये यहाँ से ऑक्सीजनेटेड हो जाता है तो ऑक्सीजन 100 हो जाता है और जो CO2 है वो 40 हो जाता है। इसी तरह से शरीर के और हिस्सों में जैसे ये आर्टरी में जाता है तो वही सेम रहता है, लेकिन ये आर्टरी से वापस जब वेन्स पे प्रवेश करता है तो ये डीऑक्सीजनेट हो जाता है। वहाँ की जो सेल्स होती हैं वो जो अपनी CO2 है वो ब्लड में रिलीज़ कर दी जाती हैं, जिससे ऑक्सीजन 40 हो जाता है और CO2 50 हो जाती है, जो कि धीरे धीरे इनका जो रेशियो है 40 और 45 हो जाता है। ये पल्मोनरी कैपिलरीज और एल्वुलाई के मध्य डिनोट किया गया है, जिसमें कि 45 CO2 का पार्शली प्रेशर होता है और ये एल्वुलाई में प्रवेश करता है CO2, और जिसकी वजह से जो इसका पार्शली प्रेशर है अब 40, मतलब दोनों एल्वुलाई और जो कैपिलरीज हैं उनमें जो पार्शली प्रेशर है, डिफ्यूजन जब तक होता है जब तक कि दोनों का जो अमाउंट है या प्रेशर है बराबर ना हो जाए। ये एक और डायग्राम जिसमें पता चल रहा है कि जो CO2 एल्वुलाई में छोड़ी जाती है और ऑक्सीजन को वापस ब्लड कैपिलरीज में इनटेक किया जाता है। यहाँ एक और डायग्राम जो कि डिफरेंट रीजन में जो पार्शली प्रेशर है और जो क्वांटिटी डिनोट की गई है वो बताया जा रहा है। जैसे कि ये पल्मोनरी आर्टरी है जिसमें कि ऑक्सीजन 40 बता रखा है और CO2 46। इसी तरह से वेन में जो ऑक्सीजन है उसको 60 बता रखा है और CO2 को 39। और ये वेन के जो पल्मोनरी आर्टरी के इस वाले पोर्शन में 40 और 46। एक और पोर्शन है जिसको बोलते हैं एनाटॉमिकली डेड स्पेस। ये वो स्पेस है जहाँ पर कि ऑक्सीजन प्रवेश कर जाती है, लेकिन इनको जो ऑक्सीजन है वो अन्य जो कैपिलरीज है उनके माध्यम से मिलती है। वहाँ पर ऑक्सीजन जो है उसका 150 होता है और जो CO2 का पार्शली प्रेशर केवल 0 होता है, और ये धीरे धीरे आकर 102 पर पहुंच जाती है और CO2 40 पर पहुंच जाता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को रक्त में कैसे पहुंचाया जाता है? जो मैक्सिमम है ऑक्सीजन तो मैक्सिमम हीमोग्लोबिन से बंध कर जाती है। एक हीमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन के अणु बंध कर जाते हैं और ये मैक्सिमम इसके थ्रू 98.5% होता है, जबकि प्लाज्मा में घुलित अवस्था में केवल 1.5 अवस्था में जाते हैं। क्योंकि रक्त में लगभग सभी ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन द्वारा ले जाया जाता है और ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन संतृप्ति के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध है। ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है मैक्सिमम हीमोग्लोबिन के द्वारा किया जाता है। ये हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाएं हैं, लाल रक्त कणिका के अंदर ये हीमोग्लोबिन है और हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन को कैरी किया जाता है, और ये प्लाज्मा के अंदर बहुत ही कम परसेंटेज में कैरी किया जाता है ऑक्सीजन, और फिर ऑक्सीजन इन RBCs के द्वारा सेल्स तक पहुंचा दिया जाता है। रक्त में हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन के साथ किस हद तक जोड़ा जाता है रक्त के ऑक्सीजन पर निर्भर करता है, मतलब कितना % ऑक्सीजन उपस्थित है उससे वैरी करता है। और इसका जो संतृप्ति का वृक्क है वो एक हीमोग्लोबिन पृथक्करण वृक्क द्वारा इंगित किया जाता है। ऑक्सीजन के उच्च आंशिक दाब हीमोग्लोबिन की संतृप्त उच्च रहती है, मतलब हीमोग्लोबिन के साथ ये संतृप्तता उच्च रहती है, लेकिन ये कहाँ पर कितना प्रतिशत है उस पर वैरी करता है। अगर हमें उच्च मात्रा में ऑक्सीजन मिलती रहेगी तो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाएगा। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन पृथक्करण वृक्क के बजाय सपाट खंड को पठार कहा जाता है। एक ये चित्र जिसमें कि ग्राफ में बताया गया है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ सैचुरेटेड होता है, लेकिन ये लेफ़्ट साइड में शिफ्ट हो जाता है, पर डिपेंड करता है ये किस पोजीशन पे है, कहाँ पर है। अगर हम एल्वुलाई वाले भाग में की बात करें तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बहुत अधिक मात्रा में जुड़ जाता है, लेकिन हम सेल लेवल पे बात करें तो ये डिसोसिएशन बढ़ जाता है, राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि अगर जो ऑक्सीजन है हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ा ही रहा, उसके साथ पृथक नहीं हुआ, तो कोशिकाओं को
ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड होगी। ये कुछ कंटेंट है जो कि इस जो वृक्क है या ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने को कम करता है, इस ग्राफ को शिफ्ट करता है राइट साइड। सक्रिय कोशिकाओं में ऑक्सीजन का आंशिक दाब जो होता है, दबाव, वो 40 मिमी मरकरी होता है और उससे भी कम हो सकता है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन पृथक्करण वृक्क, जैसे कि ऑक्सीजन का स्तर घटता है, हीमोग्लोबिन संतृप्तता में कमी होती है और तीव्रता से गिरावट आती है। मतलब ऑक्सीजन पे भी निर्भर करता है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन पृथक्करण वृक्क। इसका मतलब है कि रक्त में सक्रिय कोशिकाओं को बहुत सारे ऑक्सीजन को अनलोड करता है। कोशिकाएं जो निश्चित रूप से अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है वहाँ पर उसको हीमोग्लोबिन से पृथक कर दिया जाता है। अब ऑक्सीजन को प्रभावित करने वाले कारक या हीमोग्लोबिन का विखंडन वृक्क। अब ऑक्सीजन, कितनी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अटैच रहेगी, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन की बंधे क्षमता है वो CO2 के साथ भी मतलब एफिशिएंसी ज़्यादा है। CO2 बहुत अधिक एफिशिएंसी के साथ हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ सकता है। तो कुछ कंडीशंस है, जैसे कि अगर कम pH हुआ या तापमान में वृद्धि हुई, टेम्परेचर ज़्यादा हुआ और अधिक 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट उपस्थित हुआ या CO2 का स्तर बढ़ा, इन सब की वजह से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने में असमर्थ हो जाएगा और जो इनका डिसोसिएशन है वो बढ़ जाएगा। जब उत्तक अधिक सक्रिय हो जाते हैं तो कारक बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब एक कंकाल की मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं तो उन मांसपेशियों की कोशिका अधिक ऑक्सीजन का उपयोग करती है और उपयोग करने के पश्चात ये जो इसका ग्राफ है, जैसे कि उन्होंने अधिक ऑक्सीजन का उपयोग किया तो वहाँ का जो pH है वो बढ़ेगा और टेम्परेचर भी वहाँ पर बढ़ेगा, तो इनमें डिसोसिएशन, हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन कम होगा। ऑक्सीजन अधिक ATP बनाता है और अधिक अपशिष्ट उत्पाद जैसे कि CO2 का उत्पादन करता है। अगर ATP अधिक बना है तो वहाँ पे CO2 भी अधिक बनेगा और ऊर्जा भी अधिक बनेगी। अधिक ATP बनने का मतलब है अधिक गर्मी या अधिक सक्रिय उत्तकों का तापमान। अधिक CO2 कम pH में तब्दील हो जाता है। वो कैसे? क्योंकि जो CO2 है वो H2O के साथ बंध बना के H2CO3 बनाता है, जिसकी डिसोसिएशन या HCO3 प्लस हाइड्रोजन आयन, ये हाइड्रोजन आयन अम्लता को बढ़ाते हैं। तो हाइड्रोजन आयन का काम है जो pH है उसको कम करना या अम्लता को बढ़ाना। इसके अलावा जो अगर ऑक्सीजन का स्तर कम है तो लाल रक्त कणिकाओं को किसी प्रकार के पदार्थ नहीं मिलेगा और ये एक जो पदार्थ है 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट उसका निर्माण हो जाता है, जो भी हानिकारक है ऐसी कंडीशन में। इन बदलती परिस्थितियों में कम pH, उच्च तापमान और सक्रिय उत्तकों में अधिक 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट हीमोग्लोबिन की संरचना में परिवर्तन का कारण बनता है, जो बदलते हैं और हीमोग्लोबिन को अपनी ऑक्सीजन को धारण करने की क्षमता को छोड़ना पड़ता है। दूसरे शब्दों में, सक्रिय उत्तकों में अधिक हीमोग्लोबिन अणु अपना ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो हमने अभी ग्राफ देखा था वो दाईं ओर शिफ्ट हो जाता है, मतलब हीमोग्लोबिन पे से ऑक्सीजन हटने लगता है इन सब कंडीशन की वजह से। ये जैसे इसमें दिखाया है, जैसे CO2 की मात्रा बढ़ी, pH कम हुआ, 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट बढ़ा और जो तापमान के बढ़ने की वजह से ये जो ग्राफ है ये दाईं ओर शिफ्ट होता है। जबकि pH अधिक होने से, मतलब क्षारीयता बढ़ने से, और CO2 की मात्रा कम होने से ये बाईं ओर बढ़ता है। तो मतलब इस कंडीशन में हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और इस कंडीशन में हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन अलग हो रहा है। ये जो कंडीशन तब आती है जब जब जो ऑक्सीजन या ऑक्सीजनेटेड ब्लड उत्तकों के पास प्रवेश करते हैं, उत्तकों तक आते हैं। ऐसी कंडीशन में हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन पृथक होकर उन कोशिका में प्रवेश करती है और ये कंडीशन तब होती है जब एल्विलाई वाले क्षेत्र में जाते हैं या जो लंग्स है, लंग्स की जो एल्विलाई होती है उस क्षेत्र में जाते हैं, तब इस प्रकार की क्रियाएं होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड शरीर की कोशिकाओं से फेफड़ों में वापस किस प्रकार से लाई जाती है? अब
जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बाइकार्बोनेट के रूप में होता है और ये 60% होता है। जब CO2 का गठन H2O के साथ होता है तो एक, जैसे कि हमने पहले अभी वो देखी थी, CO2 प्लस H2O तो बनाता है H2CO3 और वो डिसोशिएट होकर HCO3 प्लस H बनाता है। दूसरा है माइनो हीमोग्लोबिन, जो कि हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है। जब CO2 हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर बनाता है, ये 30% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस रूप में गमन करती है। नेक्स्ट है प्लाज्मा के साथ या प्लाज्मा में घुल के 10% भाग जो होता है वो प्लाज्मा के साथ घुलकर CO2 गति करती है या उसका परिवहन होता है। ये जैसे बताया गया है इसमें CO2 और H2CO3 बनाता है और ये इस रूप में बहुत अधिक मात्रा में गमन किया जाता है। ये है एक स्नट फिजियोलॉजी। इसमें क्या होता है कि एक ये नॉर्मल एल्विलाई है और जब ये नॉर्मल के पास आता है तो इसका जो ऑक्सीजन होता है उसमें बढ़ोतरी होती है, उसकी आंशिक जो प्रेशर होता है या दाब होता है उसमें बढ़ोतरी होती है। लेकिन कुछ जो कंडीशन होती है इसमें ये इस प्रकार का काम नहीं हो पाता और जो ब्लड होता है जिसमें कि ऑक्सीजन जो यहाँ पर है वो 40 है और ऑक्सीजन का सैचुरेशन है वो 50% हो पाता है। तो कई बार one lungs unit has normally ventilation and perfusion while the has no ventilation। जैसे कि इसमें और बताया जा रहा है पुअरली वेंटिलेशन एल्विलाई, जिसको कि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती, जिसको कि फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस इनको कहा जाएगा, डेड स्पेस, जो कि ये जो लंग्स हैं उनको ही ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, लंग्स के जो एल्विलाई है उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। जबकि इस नट में ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो एल्विलाई के कुछ भागों में नहीं हो पाती, जो कि ऑक्सीजन को डिक्रीज्ड ऑक्सीजनेशन कहलाता है। थैंक यू।